कल्पना कीजिए यदि पीने के लिए पानी उपलब्ध ना हो तो फिर जीवन कैसे चलेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु इस समय इसी प्रकार के अभाव से जूझ रही है। बूंद बूंद का संकट है वहाँ। अखबार रोज खबरें रिपोर्ट कर रहे हैं, टीवी पे भी बताया जा रहा है। और ये कोई एक तरीके से नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से बेंगलुरु में पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है। और ये सिर्फ बेंगलुरु की समस्या नहीं है, ये दरअसल देश के हर बड़े शहर की समस्या है। हम दरअसल पानी को बचा ही नहीं रहे हैं। हमारी शिकायत जब पानी नहीं होता है तो सरकार, व्यवस्था, सिस्टम से होने लगती है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार पानी नहीं बनाती। पानी मानसून के जरिए इस ज़मीन पर गिरता है और मानसून का जो 3 महीने का सीजन है उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी गिरता है। मगर हम क्या करते हैं उस पानी का? पानी आता है और पानी चला जाता है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे पुरखे पानी को बचाते थे। तब विकास की ये अंधाधुंध दौड़ नहीं थी। रियल एस्टेट डेवलपर तब इस अनुपात में नहीं थे कि जहाँ जगह देखी वहाँ कब्जा लो। तो वो क्या करते थे, उन्होंने तालाब बनाए, पोखर बनाए, कुएं बनाए, बावड़ी बनाई और उनमें पानी को वो संचित करते थे, झीलें बनाई। अब हम क्या कर रहे हैं? हम जो है पानी को, हम यदि सोपान जोशी के शब्दों में कहें, जो बहुत बड़े एक तरीके से पानी पे बहुत काम है उनका, वो कहते हैं हम पानी लूट रहे हैं। आसमान से पानी गिरता है और हम उसे जाने देते हैं और फिर ज़मीन के अंदर जो पानी है उसे बोरवेल के जरिए खोदने लगते हैं और उसे बेचने लगते हैं। हम बोतलों का पानी जो है उसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि हम सब देखिए फला फला ब्रांड का पानी पीते हैं। ऊपर से जो पानी गिरता है स्वच्छ ही गिरता है, ज़मीन में आप उसे संरक्षित करके रख लीजिए। और देखिए, कहा यह जाता है कि जब पानी की बहुतायत हो तो उसे संरक्षित कर लीजिए, क्योंकि जब गर्मी पड़ेगी तब पानी नहीं होगा, और तो पानी नहीं होगा तब वो संरक्षित पानी आपके काम आएगा। अभी ऐसा कुछ होता दिखता नहीं। एक नया शब्द आ गया, वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग तो ये थी ना, झीलें, कुएं, पोखर, तालाब, बावड़ी, ये सब वाटर हार्वेस्टिंग ही थे। हमने सब जगह कॉलोनियाँ काट दी और जब पानी गिरता है तो वहाँ पानी भरता है, क्योंकि झीलों के अंदर कॉलोनियाँ बन गई हैं। अब हम बेंगलुरु की बात कर रहे हैं। बेंगलुरु का हाल ये है कि वहाँ जो है पानी के टैंकर की कीमत 3000 रुपये तक पहुँच गई है। और ये पानी जो आमतौर पर 400-600 रुपये का टैंकर आता था, भाई बिन पानी सब सून, बिना पानी के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहाँ सरकार ने थोड़े प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। जैसे आप जो है कार नहीं धो सकते, अभी अपने गार्डन में पानी नहीं दे सकते, स्विमिंग पूल बंद हैं। और अभी ताज़ा 2-3 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था वहाँ के कि कुछ स्कूलों ने भी ये घोषणा कर दी है कि हम स्कूल बंद करेंगे, क्योंकि पानी है ही नहीं। और अभी स्थिति पहुँची क्यों? दरअसल ये जो विकास की दौड़ है अंधाधुंध, ये उसका नतीजा है। हमने सब जगह कॉलोनियाँ काट दी। हमने कोई जगह, जैसे एक शिकायतें रहती ना कि खेल के मैदान नहीं छोड़े। खेल के मैदान तो बाद में, हमने पहले झीलों को सुखाया, फिर वहाँ पर जो है कॉलोनियाँ काटी गई। जैसे एक शब्द आजकल चलता है, भू माफिया। तो माफिया जो है वो सब तरफ घात लगाए बैठा है। जयपुर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ एक रामगढ़ बांध, जिसमें कभी एशियाड 82 की नौकायन स्पर्धा हुई थी, आज पूरी तरह सुखा डाला है। और वहाँ तमाम फार्म हाउस और वो सब कुछ है। कोर्ट भी आया, कोर्ट ने भी कहा सब कुछ, लेकिन वो होना जाना कुछ नहीं था। वो एक तरीके से मृत हो गया, मर गया बांध वो। बेंगलुरु में 1961 तक का जो सर्वे है वो ये बताता है कि 262 झीलें थी। 262 झीलें थी बेंगलुरु में। अब केवल 81 बची हैं और उन 81 में से 33 जीवित स्थिति में हैं। वो जीवित इसलिए हैं कि वहाँ तक पहुँच नहीं है इन तमाम डेवलपर्स की, रियल एस्टेट डेवलपर्स की। वो वहाँ ज़मीन कब्जा नहीं सकते। शेष पर रियल एस्टेट ने अपने आवासीय खांचे खींच रखे हैं, तमाम कायदे कानून। और इस सब के लिए वहाँ का जो विकास प्राधिकरण है उसकी अहम भूमिका है। हर शहर में एक विकास प्राधिकरण है, बड़े शहर में। और उनकी क्या भूमिका है आपके सामने है कि अंधाधुंध जो शहरीकरण है, कि जैसे मास्टर प्लान कहते हैं, उस हिसाब से कहाँ ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, वो सब किसी को कुछ नज़र नहीं आता। सबको नज़र आता है बेशकीमती ज़मीन कैसे कब्जाई जाए और उसको डेवलप करके फिर उससे माल कैसे बनाया जाए। बेंगलुरु में कहा जाता था कि यहाँ की हर सड़क गुजरती है वो किसी न किसी झील के पास से गुजरती है। अब आज स्थिति ये है कि वहाँ पीने के पानी का संघर्ष हो रहा है। और जो बाहरी क्षेत्र है,
जहाँ वाकई में जो सिलिकॉन वैली जिसे कहते हैं वो बाहरी इलाके में ही है, वहाँ सबसे ज़्यादा। तो आने वाले दिन कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। जैसे बेंगलुरु की बात करें, वहाँ जो बस स्टैंड है, मैजेस्टिक बस अड्डा, यदि आप कभी बेंगलुरु गए हो तो कहा जाता है, वो जहाँ बना हुआ है वहाँ एक बहुत ही नामी गिरामी झील हुआ करती थी। उसका नाम था, मैं पढ़ रहा था, धर्माबुद्धि झील। अब इस धर्माबुद्धि झील के बारे में कहा जाता है कि वहाँ जो शासक रहे हैं, जैसे जिसमें एक शासक रहे हैं होयसला, वाडियार, कैंपेगौड़ा, इन सब ने उसको संरक्षित किया और ये झील 500 साल तक अपने अस्तित्व में रही। मगर आज़ाद भारत में आप देख लीजिए क्या हुआ। आज़ाद भारत में झीलों के नामो निशान मिटा दिए गए। वहाँ के सरकार कह रही है कि बोरवेल सूख गए हैं अधिकांश। वहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं उनके घर का ही बोरवेल सूख गया है। तो जनता जाए तो जाए कहाँ? तो जनता जाए, जनता कहीं ना जाए। जनता सिर्फ इतना करे कि जो बरसात का पानी गिरता है उसे संरक्षित करे। और एक अकेले आदमी का काम नहीं होगा, यह सामाजिक तौर पर काम होगा। हमारा सामाजिक सौहार्द होगा तो हम कुएं, तालाब, बावड़ी जो पुरखे बना गए हैं उन्हें फिर से जीवित कर लें। जो बचे हुए हैं उनका एक तरीके से उनको साफ़ करें सामूहिक रूप से। उनमें पानी आएगा, पानी ज़मीन में जाएगा तो धरती कुछ और साल तक बची रहेगी। यदि ऐसा नहीं किया तो दिन बहुत ख़राब आने वाले हैं। पानी किसी भी फैक्ट्री में उत्पादित नहीं होता। पानी मानसून के जरिए ऊपर से गिरता है, जो समुद्र से वाष्प होकर ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे गिरता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो ईश्वर हमें सब कुछ देता है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे दोनों हाथों से ग्रहण करें, उसे संरक्षित करें, जिससे मानव जीवन का भला हो। नमस्कार।